गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। हाँ जी। सिंह साहब। हाँ जी। तो आपसे डिस्कशन चल रहा था किस बारे में? आपको E1 में जाना है, एलिमिनेशन 1 में। तो इसमें सबसे पहले एक कार्बोक्टेन बना, और कार्बोक्टेन बना स्लो स्टेप में, क्योंकि रूल है जब भी कोई अनस्टेबल बनता है स्टेबल से, बाय डिफॉल्ट ही वो कैसा होता है? स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जैसे ही कार्बोक्टेन बना, साइन ऑफ हीटिंग वहां ऑलरेडी था, साइन ऑफ हीटिंग ऑलरेडी था। तो जो मिथेनॉल वगैरह, इथेनॉल वगैरह, या फिर कोई भी एक बेस डाला हुआ है ना, वो फिर मैं कह रहा हूं बार बार, उस दिन भी मैंने आपसे बार बार कहा था, साइन ऑफ हीटिंग ना हो तो इथर बना के आ जाना, इस रिएक्शन को SN1 करवा देना। अगर हीटिंग ना हो, अगर हीटिंग है तो रिएक्शन SN1 से सीधे शिफ्ट हो जाएगी E1 के अंदर। और फास्ट स्टेप में आपके पास कौन अटैक कर रहा है? बेस। दैट्स वाई आप इसको बोल सकते हो ये E1 है। और अगर इसी फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे बच्चा, के हमें कैसे पता चलेगा? साइन ऑफ हीटिंग से पता चलेगा। SN1 है, E1 है। जब SN1 लिख रहे होते हो तो हीट का नामो निशान खत्म कर दिया, और जब E1 की बात कर रहे हो तो सिर्फ हीट 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 चिल्लाए जा रहे हैं। क्योंकि सब्सटीट्यूशन में और एलिमिनेशन में हमेशा कंपटीशन चलता है। सब्सटीट्यूशन में और एलिमिनेशन में हमेशा कंपटीशन चलता है। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था, बेसिसिटी अगर किसी की पता लगानी हो तो दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप कॉन्जुगेट बेस एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। जब आपको पता होएगा HF एक बुरा एसिड है, पुअर एसिड है, वीक एसिड है, तो आपको अपने आप पता चल जाना है कि फ्लोराइड एक बहुत अच्छा कॉन्जुगेट बेस हो रहा है। हाँ जी। डिसोसिएशन के बेसिस पे कार्बन से जुड़ा हुआ H आयोनाइज नहीं होता, हाइड्रोकार्बन्स एसिड नहीं होते। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड बढ़ती जा रही है। ये देख भाई, अब इन सब H को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है, और F से जुड़ा हुआ है। तो अब अपने दिमाग से सोचो, जब फ्लोरीन से जुड़ा होएगा तो उसकी पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। इन दैट केस वी कैन इजिली रिलीज दिस हाइड्रोजन एज प्रोटोन। यहां से प्रोटोन, लेकिन थोड़ा सा बेस अच्छा लाना पड़ेगा, यहां से और थोड़ा जबरदस्त बेस लाना पड़ेगा। यहां से बेस लियाओ, कितना ही दुनिया का दमदार बेस लियाओ, ये भाई साहब अपना प्रोटोन रिलीज नहीं करते। कौन? मीथेन। तो सिंपल सी स्टोरी थी, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से जब भी कभी H जुड़ा हो तो उसका बिहेवियर प्रोटोन के फॉर्म में हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट था। अगर कार्बन से जुड़े हुए H को भी प्रोटोन बनाना चाहते हो तो फिर आपको इसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन लेना पड़ेगा, एल्काइन वाला। उस केस में प्रोटोन का बिहेवियर, H का बिहेवियर प्रोटोन हो सकता है, मतलब H+ हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट लगाया था। लो जी, आगे बढ़ते हैं। E2 की तरफ जा रहा हूं। एलिमिनेशन तो हो चुका था, बेसिसिटी भी देखी जा चुकी थी। क्लियर, स्ट्रेंथ ऑफ बेस या मैटर नहीं करती है, हीटिंग या मैटर करती है। अगर हमने फैक्टर ऑफ एक्टिंग में देख लिया तो रिएक्टिविटी ऑफ RX321 है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ज्यादा से ज्यादा हीटिंग साइन भी लगा दो, तीसरा फैक्टर भी लिख लेते हैं, हमने अभी एंडिंग नहीं किया था इसका, मान लो।
तो जब आप हीटिंग की बात कर रहे हो तो एलिमिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हीटिंग होएगा एलिमिनेशन फेवर हो जाएगा, जितना हीटिंग होएगा एलिमिनेशन फेवर हो जाएगा। अब मैं आपको E2 की तरफ लेके चलता हूं। इसका मतलब होता है बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन 2, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। इसके बाद फिर आप सीधे SN1 SN2 के एग्जांपल्स में मूव कर सकते हो, SN1 SN2 के एग्जांपल्स पे मूव कर सकते हो। इसके बाद लो जी, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, थोड़ा सुनना और समझना भी मेरी बात को। हुआ क्या, आपको पता है SN2 भी सिंगल स्टेप प्रोसेस था, कंसर्टेड। ये भाई साहब भी कंसर्टेड हैं। कंसर्टेड ना समझ में आए, वैसे क्यों ना आए ये अलग बात है, आना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था आपको सिंगल स्टेप प्रोसेस। मैंने यहां एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिखा, इस जगह पे एक पावरफुल स्ट्रोंग बेस लिखा। थोड़ा सा हीटिंग के साइन को प्रमोट करो क्योंकि एलिमिनेशन करवाना हो तो हीटिंग एक फेवरेबल फैक्टर है। जब एलिमिनेशन करवाना हो तो हीटिंग एक फेवरेबल फैक्टर है, ठीक है ना। अब हुआ क्या जी, मेरे पास कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट तो था नहीं जिससे मैं कार्बोक्टेन बना पाऊं। एक पावरफुल, एक मेरे पास स्ट्रोंग बेस था। तो स्ट्रोंग बेस की आदत क्या होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पिछली क्लास में बताया था। बे बेस हमेशा प्रोटॉन ढूंढ रहा होता है और इसका फ्रंट साइड अटैक वेरी डिफिकल्ट है। रिपल्शन लग रहा है, सिंपल। अब 4 दिन से पढ़ रहे हो, 5वें दिन में तो खुद भी सोच सकते हो इतनी इतनी बातें, चीजें सारी कॉन्सेप्चुअली होती हैं। चलो जी, इसका बैक साइड अटैक, अब ये तो एक स्ट्रोंग बेस का रोल कर रहा है, साइन ऑफ हिटिंग भी लग रही है। और मैं ऑलवेज बोलता हूं एलिमिनेशन कंपीट्स विद एसएन, एसएन कंपीट्स विद एलिमिनेशन, एसएन ई ई एसएन, एसएन ई ई एसएन, ये हमेशा कंपटीशन में चलते हैं। जिसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन बन गई, प्रोसीड। एसएन की फेवरेबल कंडीशन बन गई तो एसएन हो जाना है, और अगर एलिमिनेशन की फेवरेबल कंडीशन बन गई तो एस, एलिमिनेशन की फेवरेबल कंडीशन बन गई तो एलिमिनेशन हो जाना है। तो एलिमिनेशन की फेवरेबल कंडीशन एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा आपने, टर्शरी ले रखा, इतना तो गारंटी ले लो कि यहाँ SN2 तो होने वाला है नहीं, इतनी तो गारंटी ले लो। अब कोई बता पाएगा SN2 क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे? हे महान आत्माओं, टर्शरी पड़ा हुआ है, वो नहीं बोलेंगे, हिटिंग बोलेंगे, बस अभी ताजा ताजा बोलेंगे। जो 4 दिन से सीखते आ रहे हैं ना उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, कैसे हो जाएगा वहां पे? वो होता ही किसके अंदर है, लेस ब्रांच्ड एल्काइल लेड के अंदर। तो जैसे ही स्ट्रोंग बेस का अटैक हुआ, अब वो इस कार्बन पे अटैक तो कर नहीं से रहा, वो अटैक स्टेरिक हिंड्रेंस लगी ना, तो इसका अटैक इस अल्फा के पड़ोस में पड़े हुए बीटा, 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 और वो भी कैसा, जस्ट अपोजिट साइड अटैक, अपोजिट साइड अटैक, जिसको हम लोग बैक अटैक, जिसको हम लोग ट्रांस एलिमिनेशन, ऐसे कई सारे नाम देते हैं क्योंकि उल्टी साइड से H निकल रहा है। तो ट्रांस एलिमिनेशन, जिधर Cl लगाओ उसके जस्ट उल्टी साइड का बीटा पोजीशन का H निकलेगा। लेकिन अभी हुआ क्या, इसके H के साथ जाकर मिथोक्साइड ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की है, और जहां भी कहीं पार्शियल बॉन्ड बने हों उनको ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब क्या होएगा, बच्चे समझदार हैं, ये स्लो स्टेप था, उल्टी साइड से अटैक हो रखा था, फ्रंट साइड से अटैक हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये भाई साहब इधर शिफ्ट हो जाएंगे,
माइनस HCl होकर तुम्हारे पास एक एल्कीन बन जाएगी। और एल्कीन हमेशा वो बनती है जो स्टेबिलिटी को फेवर करे। स्टेबिलिटी को फेवर कौन करता है? सेटजेफ रूल। इसको लास्ट ईयर सीखा हुआ था सेटजेफ रूल को। तो मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहली बात, नंबर 1, जो RX का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बात को, 3:1। इसमें जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी डायरेक्टली टू SN2। जितना, मेरी गलती, E2 जितना जबरदस्त टाइप का आपके पास बेस होएगा उतना रिएक्शन फास्ट हो जानी है। ये ट्रांस एलिमिनेशन को फेवर करता है। ये ट्रांस एलिमिनेशन को फेवर करता है क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक बड़े मुश्किल हो रहे हैं। फ्रंट साइड से अटैक बड़े मुश्किल हो रहे हैं। अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो तो यहां जब प्रोटॉन निकला तो उसके बाद इसका बॉन्ड शिफ्ट होकर एल्कीन बना। और एल्कीन जो बनेगी वो सेटजेफ रूल, ये क्या होता है सेटजेफ रूल? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब एल्काइलेटेड एल्कीन इज ऑलवेज स्टेबल एल्कीन। भाई जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होएगा ना, इसका लॉजिक क्या है? हाइपर सेटजेफ को कोई अलग से चीजें थोड़ी दिख गई थी। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जु उतनी एल्कीन स्टेबल हो जानी है। अगर आप मेरे साथ एक क्वेश्चन करो, यहां मैं लिख देता हूं, मेरे पास है 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस पर मैंने एक एल्कोहलिक KOH लिख दिया। एल्कोहलिक KOH लिख दिया। एल्कोहलिक KOH तो अल्फा बीटा बीटा डैश। हाउ मेनी एल्कीन्स विल बी फॉर्म? चेक कर लेते हैं पहले, सुनो तसल्ली से। ये अल्फा है, जिस पर Br जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है। उसके पड़ोसी दोनों बीटा बीटा दोनों निकल सकते हैं। और कार्बोक्टाइन बनने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि तुमने एल्कोहलिक क्यूएच लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तुम E2 के फेवर में जा रहे हो, और E2 के फेवर में जा रहे हो तो कार्बोक्टाइन बनने की पॉसिबिलिटीज नेग्लिजिबल हो गई। भाई या मिथेनॉल लिखा होता, हीटिंग लिखी होती, तुम E1 करवा देते। तुमने एल्कोहलिक क्यूएच लिखा तो कराओगे तो तुम एलिमिनेशन ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है। लेकिन कौन सा एलिमिनेशन? E2। अब आपके पास एक तो 1 ब्यूटीन बनेगी, अगर लेफ्ट साइड से H निकला। एक आपके पास 2 ब्यूटीन बनेगी अगर राइट साइड से H निकला। अगर आपके पास बीटा एलिमिनेशन हुआ या आपके पास बीटा डैश एलिमिनेशन हुआ तो आंसर तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन आएगा। और आप ही में से कुछ बच्चे बता सकते हैं कि किसको ज्यादा बनना चाहिए। ये 80% आ रहा है और ये 20% आ रहा है। ये 20 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पर सिर्फ 2 अल्फा है। ये 80 इसलिए आ रहा है, इस पर 6 अल्फा है। लेकिन आपको पता है यहाँ 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे। कोई तो लगा लो अक्ल यार। कोई तो लगा लो अक्ल यार। यस 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 यस, इसके सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स भी बन रहे हैं। तो वी हैव 3 प्रोडक्ट्स, 1 ब्यूटीन लीस्ट यील्ड, 2 ब्यूटीन का सिस ट्रांस। तो कभी भी मेरे को कोई पूछेगा नंबर ऑफ एल्कीन्स, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, नंबर ऑफ एल्कीन्स। मैंने कहा E1 में जानना चाहते हो? नंबर ऑफ एल्कीन्स E1 में। सर हमें कैसे पता चलेगा E1 है? दुनिया का सबसे आसान तरीका तुम तक डिलीवर कर दिया मैंने। एरो पे चेक कर लेना, अगर वीक बेस पड़ा हो, हीटिंग का साइन हो तो E1 है।
भाई E1 E2 दोनों के अंदर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का ऑर्डर है। E1 E2 दोनों के अंदर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का ऑर्डर है, 3 2 1 3 2 1 3 2 1। टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी। अब मैं कैसे पता लगाऊं E1 हो रहा है कि E2 हो रहा है? अगर वीक बेस है, हीटिंग है, तो E1 हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस है, हल्का फुल्का सॉरी टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो E2 हो रहा है। इवन होने में कार्बोकेटायन बन रहा है, और जहां कार्बोकेटायन बनेगा, जहां कार्ब केटायन बनेगा, मान लो इस टाइप का कोई कार्बोकेटायन बन गया, तो आपको जो एल्कीन सोचनी है वो यहां से भी सोचनी है, यहां तो सेम है, यहां से सोचनी है, और जो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली बन गई वो मेजर बोल दो, जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हूं। इसमें तो रीअरेंजमेंट की नीड नहीं थी ना। मान लो इस टाइप का कार्बोकेटायन बन रहा हो, और अगर आपके पास कुछ इस टाइप का कार्बोकेटायन बन रहा हो, तो आपको सब तरफ हाथ मारने पड़ेंगे। विदाउट रीअरेंजमेंट वाला सबसे पहले सोचो, उसके पड़ोस में झांको, एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो विदाउट रीअरेंजमेंट किए हुए एक आंसर ये आ रहा है, और विदाउट रीअरेंजमेंट किए हुए एक आंसर ये आ रहा है। प्लस के पड़ोस में से एच निकालना है, प्लस के पड़ोस में से एच निकालना है। जहां प्लस आया उसका पड़ोसी कौन हो गया? बीटा बीटा। अब विद रीअरेंजमेंट कौन बन गया अभी विद रीअरेंजमेंट, अगर आप मेरी हेल्प कर पाओ तो? इज इट? मुझे लगता है आप सोचना वोचना सब बंद कर चुके हो। आपने कहा जी अगले साल देखेंगे, इस साल तो कोई चांस नहीं लग रहे, और ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही ज्यादा नेगेटिव थॉट है, और ये सारी चीजें आपके नोट्स में पड़ी हुई है। दुनिया की ऐसी क्या चीज है जो आप ना कर पाओ, लेकिन आपने सोच ही लिया है कि हम नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी दुनिया कर लेगी। टाइम आ रही तो बढ़ाना है, और करना क्या है। और जब कोई काम ही करना हो तो 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कोई बड़ी बात थोड़ी है, लगा दो यार। और मैंने तो पहले भी बोला था कि 24 घंटे में कोई 22 घंटे पढ़ लिया तो कोई चांस ही नहीं है। और कभी अखबार की न्यूज ऐसी नहीं छपी आज तक कि पढ़ने से मर गया, एक बंदा 22 घंटे पढ़ते पढ़ते मर गया, ऐसा कभी नहीं सुना आज तक, रिकॉर्ड में नहीं सुना। उल्टा जरूर सुना है। तो पढ़ लो यार, 21 22 घंटे 18 घंटे 17 घंटे। बात टाइम आवर्स की नहीं है, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है। कितना आसान सा सिलेबस कर दिया। SN1 SN2 E1 E2। SN1 कराना है टर्शरी, SN2 कराना है प्राइमरी। SN1 कराना है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिल मैटर नहीं करती, SN2 कराना है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिल मैटर करेगी, देख देख के पता चल जाएगा। E1 कराना है, E2 कराना है, दोनों में टर्शरी। E1 कराना है वीक न्यूक्लिक बेस विद हीटिंग, E2 कराना है 3 है ही लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस, हीटिंग लिखी हो तो फेवरेबल हो जाएगा, फेवर कर देगा। E2 कराना है तो ट्रांस एलिमिनेशन होएगा। और E1 के अंदर नंबर ऑफ एल्कीन्स बतानी है, सेटजेफ से आ जाएंगी। तो एक विदाउट रीअरेंजमेंट ये वाली दो बन गई, और विद रीअरेंजमेंट जब रीअरेंजमेंट मैंने करवाया, तो ये आपके पास एक कार्बोकेटायन बना। इससे क्या क्या बन सकता है? एक तो भाई साहब ये बन सकते हैं, एक इसके पड़ोस में से H निकलकर, ओके, कुछ बच्चे देख के समझ गए होंगे दोनों सेम है, जिनको हाईलाइट किया वो दोनों सेम है। तो टोटल आपके पास 3 प्रोडक्ट आ गए। एक उस साइड से भी बन सकता है ना, लेकिन वो भी मुझे लगता है सेम ही है। और ये प्लस के आस पड़ोस झांक लिया करो यार, बस एडजेसेंट जिस घर में आप रह रहे हो, मतलब प्लस, बस अब मान लो आपके घर का नंबर 1 है, तो एक 0 को देखना है और एक 2 को देखना है, बस यहीं से H निकालने। तीसरे घर से परमिशन ही नहीं है, गामा लोकेशन से प्रोटॉन निकालने की कोई परमिशन नहीं है, नो चांस। तो अगर कार्बोकेटायन बन रहा हो, E1 हो रहा हो, तो पहले विदाउट कार्बोकेटायन, सॉरी विदाउट रीअरेंजमेंट वाले प्रोडक्ट सोचा करो। फिर जब रीअरेंज हो जाए तो उसके, और उनमें से जो कॉमन है वो हटा दो। टोटल 3 प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, और इन 3 में से मेजर कौन है ये भी शायद आपको दिख रहा होगा।
कह दीजिए आप ही देख लो। इसके बाद चलो एक बात तो बता दो, हाउ मेनी अल्फा इन फर्स्ट, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन सेकंड, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन थर्ड। तो फिर ये बीच में कैसे आ गया? अब इन दोनों में लड़ाई कराओ। सी डबल बॉन्ड सी, उसके पड़ोस के कार्बन पर एक दो, एक दो, चार हो गए। इसके अंदर इस जगह पे दो है और यहाँ पे एक है, तो किसको ज्यादा स्टेबल करूं? ये था ना। जिन लोगों ने सिर्फ मुझे एक्सक्यूज दिया था, उसके अलावा जो जो अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे सब बाहर हो रहे हैं। नहीं, जिन्होंने एक्सक्यूज दिया था उनके अलावा कह रहा हूं। अगर E2 में नंबर ऑफ एल्कीन्स आपने ढूंढनी हो तो आपके पास दुनिया का सबसे आसान तरीका एक है, काउंट। और वैसे भी दो ही होंगे, बीटा हाइड्रोजन्स, और उसमें जो स्टेबल होएगा वो मोर अल्फा वाला होएगा, या जिसके अंदर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। इसमें तो कार्बन बनता नहीं ना E2 के अंदर, तो उसमें तो टेंशन ही खत्म हो गई। स्ट्रक्चर देखो, इधर उधर झांको, आंसर दे दो। और इसमें सिंपल सी बात और कर लेना, आपको कंसीडर करना है, आपको कंसीडर करना है। एक सेकंड रुकना। पहली बात तो मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊं जिससे आप जल्दी समझ पाओ। इससे कार्बोटन बन नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग बेस रखा हुआ था, ये बीटा हो गया, ये बीटा डैश हो गया, डैश जो भी हो गया। दो इट थे तो दो आंसर तो आएंगे आएंगे। ऑल्सो कंसीडर सिस ट्रांसफॉर्म्स, वो नंबर ऑफ एल्कीन्स में गिन के बतानी है आपने उसको। जैसे पीछे क्वेश्चन में था, जैसे पीछे क्वेश्चन में था, मैंने कहा कितने प्रोडक्ट बन गए, बच्चे कहते दो बन गए। फिर अंशिता ने दिमाग लगाया, कहती तीन बन गए। वो तीन कैसे बन गए? मुझे लगता है आपको पता चल गया वो तीन कैसे बन गए, क्योंकि सिस ट्रांस ऑल्सो कंसीडरेबल। भाई इनकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, इनका तो सेपरेशन भी हो सकता है। सिस ट्रांस की तो एमपी अलग, बीपी अलग, स्टेबिलिटी अलग, इनकी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। डायस्टीरियोमर्स की इनका तो सेपरेशन भी हो सकता है, जबकि एनिंशियोमर्स का सेपरेशन नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने में से डाउट सेशन में भी क्वेश्चन पूछा था जब पेपर का डिस्कशन हो रहा था।
ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर ना। चलो जी, अब मैं थोड़ा सा टास्क लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना और समझना, लिसन केयरफुली। अगला टास्क मेरे पास है कि मैं इसके अंदर E2 रिएक्शन करवाऊं, एक Cl 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 Cl, और यहां पड़ा हुआ है मिथेनॉल विद मिथोक्साइड, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा आपने, ये तो सोलवेंट हो गया लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत हीटिंग का साइन हो तो अच्छी बात है, फेवर मिलेगा एलिमिनेशन को। तो आप बता सकते हो मुझे कि इसका फाइनल आंसर क्या बनने वाला। हाँ जी, मैं पहले में हिंट दे देता हूं आपको। ये Cl, तुमने अपनी तरफ से इस पे एक H लिखना है, तो इसका उल्टा है, क्योंकि जिस कार्बन पे मैंने अभी H लगाया है वो sp3 हाइब्रिड है, उस पे 4 वैलेंसी हैं, 2 वैलेंसी आपको दिख रही होंगी जिसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, तीसरी वैलेंसी क्लोरीन की और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन की है। अगर Cl तुम्हारी तरफ है वेज, तो हाइड्रोजन तुमसे दूर है डैश, तो सारे सारे हाइड्रोजन डैश पे ही है, सारे सारे हाइड्रोजन डैश पे ही है। अब अगर थोड़ी अकल लगाओ, यहां से शुरू करते हैं। अल्फा Cl बीटा H उल्टे हैं एक दूसरे के, अल्फा Cl बीटा H उल्टे हैं एक दूसरे के, अल्फा Cl बीटा H एक दूसरे के उल्टे हैं, अल्फा Cl बीटा H एक दूसरे के उल्टे हैं, अल्फा Cl बीटा H एक दूसरे के उल्टे हैं। तो एक एक करके HCl निकलते जाएंगे और तुम्हारे पास यहां ये Cl बच गया, यहां ये Cl बच गया, यहां ये Cl बच गया, यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल, तो आपके पास ट्राइक्लोरोबेंजीन आंसर आ जाएगा। अब अगले बारे में आप सोचो, क्योंकि पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ी अक्ल तो लगा ही सकते हो। E2 इज द ट्रांस एलिमिनेशन, E2 इज द ट्रांस एलिमिनेशन। तो ये सेम आंसर आ जाएगा। यहां का H उल्टा है, यहां का H उल्टा है, यहां का H उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। क्यों भाई? अब यहां से शुरू करते हैं। इस Cl को जो तुम्हारी तरफ है उसको अपने पड़ोस का H उल्टी साइड में चाहिए था, नहीं मिला तो एलिमिनेशन बंद। आपने कहा लेफ्ट में झांक लो, मैंने कहा ये Cl टूवर्ड्स व्यूअर था, तुम समझते हो टूवर्ड्स व्यूअर फार फ्रॉम व्यूअर कैसे हवा में चल रहा है काम, हवा में पता चल रहा है। Cl तुम्हारी तरफ है, लेफ्ट में झांक रहे हो, लेफ्ट का H भी तुम्हारी तरफ ही आ गया, तो ट्रांस हो ही नहीं सकता। तो ये Cl भाई साहब मना करके कहते जी हम नहीं जाते यहां से, कहते आपके पास ट्रांस पोजीशन में H ही नहीं है अटैक करवाने के लिए, और जब तक बेस बैक अटैक नहीं करेगा, रिवर्स अटैक नहीं करेगा, टीएस नहीं बनेगी ट्रांस से, नो चांस ऑफ द एलिमिनेशन। नाउ थिंक अबाउट दिस Cl, राइट वाले Cl को झांको दोनों तरफ, क्या लिखूं, आंसर लिखूं या नो रिएक्शन लिख दूं?
इज अ बेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ट्रांस एलिमिनेशन, कि जब तक आपको अल्फा के Cl और बीटा पे जो H है वो एक दूसरे के उल्टे नहीं मिलते, तब तक तुम कोई आंसर लिखकर आने वाले नहीं हो। एलिमिनेशन के लिए इसमें नो है। अगर इसमें ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे दो तो ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, एलिमिनेशन तो नहीं करेगा बिल्कुल भी। एलिमिनेशन के लिए ऑप्टिमम कंडीशन ही नहीं है। और एलिमिनेशन की ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है? जिधर Cl है जस्ट उसके अपोजिट, मतलब बीटा पे H अपोजिट, जैसा कि बार बार आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बता रहा हूं होना चाहिए। E1CB एलिमिनेशन 1 कॉन्जुगेट बेस, ये तीसरी मैकेनिज्म है E1 E2 के बाद। E1 E2 के बाद ये थर्ड एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है। ध्यान से सुनो भाई, इसके अंदर एक सबस्ट्रेट दिया गया, इसका मतलब है E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, C फॉर कॉन्जुगेट, B फॉर बेस। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। यहां फ्लोरीन लिख दिया, इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लिख दिया। ये अल्फा है, ये बीटा डैश। और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, आप में से शायद कुछ बच्चों को पता हो कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये एक स्टेबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी हाई है। अब जब इस बॉन्ड को ब्रेक करने की टर्न आई तो ये हो नहीं रहा। तो अब मिथोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ईदर ऑन बीटा डैश और ऑन बीटा, ये जो मिथोक्साइड है ईदर ऑन बीटा डैश और ऑन बीटा पे अटैक करेगा। मिथोक्साइड या तो बीटा डैश पे या बीटा पे अटैक करेगा। आप ही सजेस्ट करो, बीटा डैश ज्यादा एसिडिक है या बीटा ज्यादा एसिडिक है? एक मुझे बीटा सुना, बीटा डैश नहीं सुना, तो बीटा ज्यादा एसिडिक है, बीटा डैश ज्यादा एसिडिक है? बीटा डैश क्यों? नहीं, प्रोटॉन तो दोनों तरफ से जा सकता है, जल्दी कहां से जाएगा ये पूछ रहे हैं। क्योंकि एक EWG लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जा तो H दोनों साइड से सकता है, जल्दी कहां से जाएगा? इट इज अ क्वेश्चन। बड़े घातक लोग यार तुम लोग ना, बस उतना ही सोच पा रहे हो जितना मैं आपको बताया जा रहा हूँ, उससे आगे पीछे सोच ही नहीं पा रहे ना आप लोग। एक्चुअल में वो GOC की तो तुमने सारी की सारी ना पढ़ने के बाद में पानी में घोल के रख दी। कहाँ पे? बीटा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव इंडक्शन लगने की वजह से उसका एसिडिक नेचर कम हो गया। बीटा डैश पे थोड़ा ऐसे कंपैरिजन तो करना सीखो यार, ऐसे कैसे चलेगा काम? गड़बड़ मामला है। या तो मैं बोल दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट लो, अब तक तो मैं चैप्टर खत्म कर देता। मैं कहता हूँ रटना ना पड़े, समझना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। एक तरफ बीटा एक तरफ बीटा डैश। बीटा वाले पे एक मिथाइल लगा हुआ था, उसने पॉजिटिव इंडक्शन देकर, जब एसिडिक की बात कर रहे हो तो दिमाग क्यों नहीं काम करता कि हमें प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम सोचना है?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सोचने हैं, और स्ट्रक्चर भी आपके सामने पड़ा हुआ है। तो जब मैं बीटा पे मिथाइल देखता हूं तो उसने इस बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर डाउन कर दिया, जबकि बीटा डैश वाली साइड तो कुछ है ही नहीं, अकेला एच पड़ा हुआ है, कोई पॉजिटिव इंडक्शन भी नहीं लग रहा। तो जो ज्यादा एसिडिक होएगा ये कम क्यों हो गया? लेस एसिडिक ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्शन। तो जिस भी अच्छे एसिड पे अच्छा वाला बेस अटैक कर लेगा। यार मिथोक्साइड को क्या चाहिए था? अच्छा एसिड ही चाहिए था ना, वो बीटा डैश है आपके पास। और सारी बातें लॉजिकल हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है कि आपको बोला और आप उसको ना स्ट्रोंगली अपोज करने पे आ जाओ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे साफ दिख रहा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस को एक अच्छा एसिड चाहिए। अब दो एसिड है आपके पास, एक है बीटा एक है बीटा डैश, तो बाय डिफॉल्ट ही बेस बीटा डैश वाले पे अटैक करेगा क्योंकि उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। इसको हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? टीएस। अब आपके पास इसमें से मिथोक्साइड निकल जाएगा, ये इतना गंदा है, ये फ्लोरीन इतना पुअर लिविंग ग्रुप है कि यहां से अभी तक निकलेंगे। अब इससे बन गया कॉन्जुगेट बेस, अब इससे बन गया फर्दर कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है। किसी भी एसिड का अगर प्रोटॉन निकल जाए तो सामने जो बनता है आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से, उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हो। बस सब काम खत्म, यहां मूव करेगा, बेचारे फ्लोरीन को निकलना ही पड़ेगा, बेइज्जत होकर इसको जाना ही पड़ेगा अब यहां से। इसके पास कोई इलाज ही नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 होने वाली है और कार्बन को ही अनएक्सेप्टेबल है उसकी वैलेंसी 5 हो जाए। सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अपने आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं सकता, तो इसको यहां से निकलना ही पड़ेगा। और अब थोड़ी सी अक्ल लगाओ, ये जो 1 ब्यूटीन बन गया ये मेजर प्रोडक्ट आ गया, पता आपको? जबकि 1 ब्यूटीन तो मेजर आ ही नहीं सकता, लेकिन यहां कंडीशन ही ऐसी बन गई, लेकिन यहां पर कंडीशन ही ऐसी बन गई, लेकिन यहां कंडीशन ही ऐसी बन गई, इस वजह से यहां मेजर प्रोडक्ट कौन आ गया? 1 ब्यूटीन। और इसको हम लोगों ने एक नाम देना शुरू कर दिया, इफ द, मैं इसको लिखने वाला हूं ध्यान से सुनना, HOFFMANN, होपमैन्स एलिमिनेशन। जब भी कभी इफ लेस स्टेबल एल्कीन इज इन हायर यील्ड, जब भी कभी लेस स्टेबल एल्कीन हायर यील्ड में हो, दैट इज नोन एज होपमैन्स एलिमिनेशन। उसको आप लोग होपमैन्स एलिमिनेशन बोलते हो। जब भी कभी लेस स्टेबल एल्कीन हायर यील्ड में आ जाए, मजबूरी में आ जाए, करें क्या? जब भी लेस स्टेबल एल्कीन हायर यील्ड में आ जाए, मैं फिर कह रहा हूं जिन बच्चों ने इंटेंशनली वीडियो ऑफ कर रखे हैं मैं उनको बाहर कर दूंगा क्लास के, मजबूरी है, समझ में आती है, झूठ मत मारो कम से कम। होपमैन्स एलिमिनेशन, अगर कोई भी लेस स्टेबल एल्कीन हायर यील्ड में हो तो उसको बोलते हैं होपमैन्स एलिमिनेशन, और मोर स्टेबल हायर यील्ड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हम लोगों को। हाँ, ओनली फ्लोरीन, साफ लिखा रहता है बुक्स में। E1 E2 के लिए 3:1 है, डिपेंडेंसी ऑन द बेस है। E1 कराना हो तो 3:1, E2 कराना हो तो भी 3:1। E1 कराना हो तो हिटिंग विद वीक बेस, E2 कराना हो तो हिटिंग लेना ले लो, नहीं तो स्ट्रॉन्ग बेस। और E1 से भी कराना हो तो तुम्हारे पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, होपमैन्स एलिमिनेशन करेंगे ही नहीं। हमें तो चाहिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए, तब होपमैन्स एलिमिनेशन। होपमैन्स एलिमिनेशन की 3 कंडीशन है मेरे पास, एक तो ये वाली कंडीशन है, 2 कंडीशन और लिख के बताता हूं मैं आपको। टाइम अपडेट है 6:10 के आसपास, अभी मेरे पास बचे हुए हैं 25 मिनट्स, ठीक है ना? तो ये एक्चुअल मेरे 11th क्लास के हमारे पाप हैं जो हमें धोने पड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक हम काफी आगे निकल जाते।
जैसे हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन है, उसने जो हमारा टाइम खाया, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, कुछ भी हो। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर्स के चीजें जो हमें कॉन्टिन्यूसली पढ़ानी पड़ेंगी और आपको उसके बाद परफॉर्मेंस देनी देनी है, आपको रीड करना है उसको 2 3 4 बार। तो होपेंस एलिमिनेशन फ्लोरो के केस में हो गया। लेस स्टेबल एल्कीन जब भी हायर यील्ड में बने, लेस स्टेबल एल्कीन जब भी हायर यील्ड में बने, क्लियर, उसको हम होपमेंस एलिमिनेशन। और होपमेंस एलिमिनेशन की मैं आपको ओवरऑल कंडीशंस बताता हूं कि होपमेंस एलिमिनेशन कब कब आ सकता है। ठीक है जी, कंडीशंस फॉर द होपमेंस एलिमिनेशन। पहली कंडीशन, आपके पास फ्लोरो एल्केन्स हो। ठीक है जी, यहां कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा हो, इवन सीबी हो गया, और आपके पास लेस स्टेबल एल्कीन हायर यील्ड में आ गया। दूसरा, कोई भी हेलो एल्केन हो चलेगा, लेकिन अटैक करने वाला एक बल्कि बेस होना चाहिए। अटैक करने वाला कुछ टर्शरी ब्यूटोक्साइड टाइप से, कोई ट्राई इथाइल अमाइन टाइप से बल्कि सा बेस होना चाहिए, जिसको अटैक ही वहां करना है जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है। तो भी आपके पास लेस स्टेबल एल्कीन इन हायर यील्ड मिल जाएगी। कहते जी एग्जांपल देना, ये लो जी एग्जांपल लो, किसी भी टाइप का हेलो एल्केन हो, एरो पे तुमने टर्शरी, और फिर मैं कह रहा हूं कि साथ साथ में दिमाग लगाओ, अगर पिछले साल ब्रेक लगे थे तो क्या इस साल चलेगा? नहीं, क्या चलेगा? तुम कोशिश तो करो कम से कम। और मैंने शुरू से कहा था, गलत बोलो सही बोलो, बोलो जरूर। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। अरे तो उल्टा भी तो सोच सकते हो, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास एक बल्कि बेस है। इसको अटैक करने के लिए दो कंडीशंस अवेलेबल है, एक है बीटा, एक है बीटा डैश। इतना बड़ा कोई भी ग्रुप, अगर घर के डोर का साइज 6x3 हो और बंदे ने एंटर करना हो वो 6 की जगह 7x4 हो, क्लियर ना, तो फिर आप कोई और एंट्री सोचते हो, वो एंट्री वहां से हो नहीं पाएगी। अब इतना बड़ा ग्रुप कोई आ रहा है, इतना बड़ा ग्रुप कोई आ रहा है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इसको स्ट्रक्चर में एंट्री करनी है बीटा बीटा डैश साइड से, तो आपको इसकी एंट्री किस साइड से करवानी चाहिए? बीटा डैश साइड। तो जब भी कभी कोई बल्कि बेस होएगा, जब भी कोई बल्कि बेस होएगा, अगर आप मुझे सुन समझ पा रहे हो तो एक सेकंड रुकना, आंसर बना लो एक बार ना। हाँ भाई, आंसर बना लिया इसका। 1 ब्यूटीन, और इधर आपके पास बन गया 2 ब्यूटीन। लेकिन जो 1 ब्यूटीन है वो मेजर है, और 2 ब्यूटीन आपके पास माइनर है, क्योंकि बल्कि बेस का जो इजी अटैक है, ये खुद हिंडर्ड है, ये खुद हिंडर्ड है, तो उस पर अटैक करेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। अगर अटैकिंग मोर हिंडर्ड है, अगर अटैकिंग मोर हिंडर्ड है, तो वहां अटैक हो जाना है जो खुद लेस हिंडर्ड हो। तो अगर खुद बल्कि बेस आ रहा हो तो अटैक वहां होएगा। अब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमोआइड कुछ भी हो, मैटर ही नहीं कर रहा, तो उस बीटा पर अटैक होएगा जो ऑलरेडी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ सकते हैं। आप ही के ना एल्काइल अराइल के अंदर एक क्वेश्चन है,
उसके अंदर उसने आपसे पूछा हुआ है, एक तो 329 को चेक कर लेना, यही लिख लो 329 इसी टोन पे होएगा और 330 भी इसी टोन पे होएगा। ये सारे क्वेश्चन अब तुम्हारे ना इजीली होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है 346, वो मैं तीसरी और लास्ट कंडीशन लिखने वाला हूं। ये क्वेश्चन लिख लेता हूं 346, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन फॉर द होपमैन्स एलिमिनेशन, थर्ड एंड लास्ट कंडीशन फॉर द होपमैन्स एलिमिनेशन। ध्यान से सुनना और समझना भाई, वो मैं कंडीशन लिख दूंगा, एग्जैक्ट है क्या। यहां बी आर लिखा हुआ है, या CH3, ये CH2, यहां मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो एक बार डिफाइन करें, ये भाई साहब अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, क्लियर, ये गामा कार्बन है। जो इसकी बीटा पोजीशन है ना, वो एक बहुत बड़े ग्रुप से अटैच्ड है। तो इसको मुझे ऐसा लिखना लगता है कि इफ बीटा पोजीशन, देखो ना उल्टे चलो, देखो यहां तुम्हारी बीटा खुद लेस स्टेरिकली हिंडर्ड थी, लेकिन अटैक करने वाला हिंडर्ड था। अब इसका रिवर्स सोचो, इसका रिवर्स सोचो, अटैक करने वाला तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, लेकिन बीटा खुद हिंडर्ड हो। समझे ना बात को। तो चीजें आसान करना तुम्हारे तुम्हारे कंट्रोल में। इफ बीटा पोजीशन इज स्टेरिकली हिंडर्ड, स्टेरिकली हिंडर्ड, अगर बीटा पोजीशन स्टेरिकली हिंडर्ड हो गई तो मैं जो अटैक हो रहा है उसको किसी भी फॉर्म में लेकर आ जाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर ना। अब वो जाकर उस जगह पे अटैक करेगा, इसको कहा जी इस बीटा पे अटैक करो, कहता ना 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 बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है, कैसे जाऊं, भीड़ चल रही है, कोरोना चल रहा है और वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, इस भीड़ में मैं जा ही नहीं सकता। उसने कहा ठीक है तुम ऐसा सोचो कहां जाना है तुम्हें, कहते जी और कोई बीटा दो, ये दो बीटा पड़े। तो ये भाई साहब इजीली इन दोनों में से किसी एक बीटा पे अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें दे देगा। तो अल्फा से बी आर निकला, बीटा से एच निकला, ये भाई साहब टर्शरी यहां मेंटेन्ड है, और ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट आ गया। कोई बोलेगा माइनर बना दो, तो माइनर बनाने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, माइनर बनाने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो तीन कंडीशन फॉर द होपमैन्स एलिमिनेशन फिंगर टिप्स पे रख लो। फ्लोरेल्केन्स, कोई भी एल्काइलाइड हो तो अटैक करने वाला बल्कि हो, और अटैक करने वाला कोई भी हो बट बीटा पोजीशन बल्कि हो, बात खत्म। फ्लोरोएल्केन्स हो पहली हालत। श्रेया पठानिया आपको बताएगी कौन कौन सी तीन कंडीशन आपको होपमैन्स एलिमिनेशन में फेवरेबल है। ठीक है जी, ये सारी कंडीशन आपको होपमैन्स एलिमिनेशन के फेवर में जाने को बोलती है। और होपमैन्स एलिमिनेशन का मतलब अब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये हमारा एग्जैक्ट इवन E2 इवन CB है। और मैंने क्वेश्चंस के नाम भी लिए आपके सामने, ये मैंने 346 किया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन हमारा 329 सीधा सीधा हो जाएगा, 330 सीधा सीधा हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन पे आप हाथ अजमा लो, बट थ्योरी को 3 4 5 बार रिवाइज कर लेना। देन आफ्टर आप ट्रेंड हो जाओगे। सारी बातें मैंने विद लॉजिक बताने की कोशिश की है, जिससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रैमिंग हो रही है। क्वेश्चन देखो, लॉजिक लगाओ, टिक मारो, निकलो। 10% क्रैमिंग हो सकती है, वो तो ऑर्गेनिक होएगी, 90% लॉजिकली चलेगा काम। लो जी, अब मुझे एसएन के एग्जांपल्स लेने हैं भाई अगले बोर्ड पे। एसएन के एग्जांपल्स, अब ये चैप्टर ना जितना हमारा सिलेबस में है ना उसके आसपास एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो अब कुछ खास काम बचा नहीं है। SN1 हो गया, SN2 हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, E1 CB हो गया। होपमैन्स की आपने ऑप्टिमम कंडीशंस बता दी हैं,
क्लियर ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, मौका देखते ही उसको आपके साथ में बैठ के रिवीजन मार लेंगे एक। क्लियर है? अब एसएन के एग्जांपल्स करने हैं हम लोगों ने। हाँ जी, हेडिंग पढ़ लो, हो ही जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज है, डन है। ये जो SN1 SN2 E1 E2 कर रही है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही है सारी। ठीक है ना? एराइल हैलाइड अगले टेस्ट में आना है तो उसको तो पांचवा सेक्शन तो वैसे ही छोड़ना है तुमने। आगे काम तो कराने दे, फोर्थ फोर्थ बोल रहा है। या पहले ऐसे ही बोलना शुरू कर दूं कि फोर्थ कर लो, फिफ्थ कर लो, मिसलेनियस कर लो। केमिकल रिएक्टिविटी शुरू कर लूं एक बार। एसएन के एग्जांपल्स की बात हो रही है बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। एसएन के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एसएन के एग्जांपल्स। भाई जो क्लास क्लूस नहीं लगा रहा ना, वो मेरे से स्लाइड्स वगैरह मत मांगा करो, क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। आपको क्लास में आना है, उसके बाद आप स्लाइड मांग सकते हो, तो हो सकता है मैं आपको भेज दूं। क्लियर ना? क्योंकि मेरे पास अभी मैसेज आया एक बच्चे का, तो वो कह रहा है मुझे स्लाइड भेज देना, क्योंकि मैं क्लास क्लास नहीं लगा रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं भेज रहा। आपको क्लास लगानी है उसके बाद ही, क्योंकि अकेली स्लाइड से कर क्या लोगे तुम? क्योंकि तुम चैप्टर समझने के बाद भी क्वेश्चन उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्लास तो बहुत जरूरी है आपको बैठना। तो ये समझ लो भाई। ठीक है, चलो जी। यहां मैं RX लिख रहा हूं, इस जगह मैं KOH एक्वस लिख रहा हूं। बच्चे स्मार्ट है, ऐसा उन्हें लगता है। जब KOH एक्वस लिख दिया गया है, तो आपके पास कौन सा न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है? OH है। तो सीधे सीधे SN रिएक्शन होकर यहां एल्कोहल बन गया और KX बाहर निकल गया। अगर वो NaOH एक्वस भी लिख देता, NaOH एक्वस भी लिख देता, तो भी आप सेम ही हरकत करते। चलो जी, अगर मैं यहां KSH लिख दूं, तो अब तो और बेटर न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो गया आपके पास। और बेटर न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो गया, बच्चे समझदार हैं, ऐसा उन्हें लगता है। थायो एल्कोहल बन गया। अब अगर मैं इस पे Ag2O मॉइस्चर के साथ मॉइस्ट लिख दूं, जिसका दूसरा मतलब होता है AgOH, तो बच्चे मुझे अगर गाइड कर पाए, क्या बन जाना है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर? ROH बन गया, AgX प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है ना? वही कह रहा हूं ना, बोलने की हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। ज्यादा ज्यादा गलत होएगा और क्या हो जाएगा, लेकिन उससे फिर परफॉर्मेंस सुधरेगी, बेकार नहीं होएगी। यहां फिर RX लिख दिया, यहां RX लिख दिया। RX के साथ रिएक्शन करवानी है, RCOONA। हाँ भाई, बताओ जल्दी से। हाँ जी, RCOOR, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? एस्टर। यहां R डैश लगा लो, और ये R डैश यहां आ गया, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग हो गया। यहां डबल डैश लगा लो, तो ये डबल डैश यहां दिखने लगेगा। हमें तो पहचानना है, क्योंकि तुम्हारे असाइनमेंट में 70-80 नंबर क्वेश्चन के आसपास ना ऐसा तुम्हें कंफ्यूज किया हुआ है उसने। तुम्हें लगने लगता है दोनों ही ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन डायरेक्शन देखना, किस साइड से अटैक हो रहा है। लो जी, अगर हम इस RX पे अटैक करवा दें, किसका जी? वो है मेरे पास KCN। साइनाइड इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल।
कर लो हिम्मत। RCN, एल्काइल साइनाइड। इस एल्काइल साइनाइड के फर्दर ना यूजेज है, सिंथेटिक यूजेज है, मैं बताऊंगा अभी आपको। यहां अगर मैं KONO लिख दूं, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। कर लो हिम्मत वापिस। RONO, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है जी। अब थोड़ा सा गेम बदलते हैं। KCN की जगह AgCN और KONO की जगह AgONO। तो जो बात मुझे आपको समझानी है उसको अगले पेज पे सीखते हैं, चलकर अगले पेज पे, फिर वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। हाँ जी, मान्यवर बताएं। हाँ एग्रीड, आपकी बात। एम्बिडेंट तो ऊपर भी था, लेकिन जो बात मुझे बोलनी है उसको सुनो, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। क्लियर? KCN AgCN, ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो, इसको सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो। और एक चैप्टर हुआ करता था 11वीं क्लास में, उसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में टीचर ने आपको एक फजांस रूल सिखाए थे। टीचर ने बताया था अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो वहां आयोनिक करेक्टर्स होंगे, क्योंकि कीटायन ने अपने लेस ईएनसी की वजह से, ईएनसी कम है, ईएनसी का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया, N-1 D10 NS2 NP6, डी वाला 18 तो तभी आएंगे ना जब डी एंटर मारेगा। क्लियर ना? कॉपर लिखोगे तो भी तो डी की एंट्री हो गई है, सिल्वर में भी डी की एंट्री हो गई है, तो इनका ईएनसी बढ़ गया। इन्होंने जो साइनाइड था उसको ज्यादा अट्रैक्शन किया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक फजांस रूल, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो सिल्वर ने साइनाइड का ज्यादा पोलराइजेशन किया, तो उसकी वजह से एजीसीएन कोवलेंट हो गया। आप KCN को ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन आप AgCN को इस तरीके से लिख सकते हो। कहते क्या फर्क है? मैंने कहा भाई सिल्वर में और साइनाइड के बीच में तुम कोवलेंट बॉन्ड दिखा सकते हो, लेकिन K और साइनाइड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं दिखा सकते। मैं फिर कह रहा हूं आपको, रटवाने को मैं बोल देता KCN के साथ साइनाइड लिख लो, AgCN आइसोसाइनाइड लिख लो, हो गया काम। लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग, कभी ना कभी आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। जैसी क्लासें बंद होंगी, जिसके लिए आपने मेन क्वारी की थी उसके बाद ही आप क्लास में आए थे कि 11वीं कराओगे तभी 12वीं पढ़ेंगे, ऐसा आपने बताया था मुझे। नहीं तो हम 12वीं नहीं पढ़ेंगे, ये भी बर्बाद हो जानी थी अगर इस शर्त के साथ ही आए हो तो। है? और खुद फील कर रहे हो कि हालत क्या थी 11th क्लास में। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, कोई झंझट नहीं है, 12वीं ढंग से सीख लो, जान खा खा के सीख लो, लेकिन 11th अपने आप ही सुधर जाएगी। क्लियर ना? तो जो तुम्हारे पास कोवलेंट करेक्टर है KCN AgCN, के पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, AgCN के सिल्वर के पास सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और जहां सूडो नोबेल होएगा उसके अंदर कोवलेंट, तो मैं सिल्वर और साइनाइड के बीच में बॉन्ड बना सकता हूं, लेकिन मैं K और C के बीच में बॉन्ड नहीं बना सकता। उसको मैं K प्लस और CN- के फॉर्म में लिख सकता हूं, उसको मैं K प्लस और साइनाइड के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब हम पीछे चलते हैं एक बार फिर, आओ जी मेरे साथ। KCN, साइनाइड का C, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, और आपको और पीछे लेकर चलो तो दिख जाएगा आप क्या, कार्बन पे नेगेटिव, वो इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, साइज भी लार्ज है। कार्बन पे नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां ओ पड़ा हुआ है। आपको पता है इनके साथ जो अभी सिंह साहब ने बोला था, सिंह साहब ने आपको क्या बताया? उन्होंने बताया कि CN एक MB फाइल है,
एमबी फाइल है, तो ये भाई साहब तो मेजर है और ये माइनर है, ये भाई साहब पहले वाले मेजर है और दूसरे वाले माइनर है। और अगर मेरे को इन रिएक्शंस को आगे लिखने के लिए बोलो, क्योंकि वहां मैंने लॉजिक बता दिया आपको, अगले अगले स्लाइड पे जा रहा हूं, कि जब भी मुझे कोई कहेगा सर आपने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एजीसीएन के साथ करवाना है, एजीओएनओ के साथ करवाना है, मैंने कहा जी सिल्वर में और कार्बन में, सिल्वर में और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड है। अब जो न्यूक्लियोफाइल होएगा वो नाइट्रोजन का लोन पेयर होएगा। दैट्स व्हाई योर आंसर एज मेजर प्रोडक्ट इज नाइट्रो, बट नाइट्राइट इज माइनर। और एजी, अरे उल्टा लिख दिया, हे भगवान तुम कितने निकम्मे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि मैं साइनाइड की रिएक्शन करवा रहा हूं। आर सी एन, पहले वाला मेजर, दूसरे वाला माइनर। इसमें वो लिखना था आर ओ एनओ की जगह आर एनओ टू मेजर और आर ओ एन ओ माइनर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिल्वर में और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सीधा सीधा अटैकिंग साइड ओ अवेलेबल नहीं हो पाएगी, सीधी सीधी अटैकिंग साइट ओ अवेलेबल नहीं हो पाएगी, वो बॉन्डेड हो चुकी है सिल्वर के साथ। सीधे सीधे अटैकिंग साइट ओ अवेलेबल नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन अटैकिंग साइट अवेलेबल होगी। और फिर माइनर प्रोडक्ट आपका ये आ सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपके जो आ रखे हैं मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। क्यों भाई, समझे इस बात को क्या हो रहा है? तो ये हम एसएन के एग्जाम्पल सीख रहे हैं। KOH एक्वस, KSH, AG2O मोइस्ट, RCONA, KCN, KONO, क्लियर, AgCN, AgONO। फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया कि अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होएगा तो उनका क्लोराइड, उनका साइनाइड, उनका नाइट्राइट आयोनिक। अगर कोई सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होएगा तो उनका साइनाइड, उनका नाइट्राइट, उनका हेलाइड कोवलेंट करेक्टर का होएगा। कंपेरेटिवली कोवलेंट बोलते हैं उसको ना, उसके वजह से बॉन्ड शो कर सकते हो आप, क्योंकि वो ना ज्यादा खींच रहे होते हैं एनायन को अपनी तरफ। और जो जितना एनायन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, उतनी उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ गई। और जिसकी जितनी पोलराइजेशन पावर बढ़ गई, पोलराइजेशन पावर मतलब डिस्टोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ गई, उतना शेयरिंग बढ़ गई। इट इज फ्रॉम द फजान्स रूल। क्लियर है? तो इस थ्योरम के बाद अब हम रिएक्शन विद अमोनिया करवा देते हैं। हाँ जी, कुछ ना सिंथेटिक यूज था आरसीएन का। और ना पूरे सिलेबस में नहीं चलता ही रहता है, जहां साइनाइड आ गया फर्दर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है दुनिया, साइनाइड का फर्दर ट्रीटमेंट। तो अब ये कैसे कनेक्ट होता है हर एक चैप्टर के साथ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट में इसके क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, तो मुझे भी इसको इसी टोन में करवाना पड़ेगा। आरसीएन में कार्बन पे प्लस है, नाइट्रोजन पे माइनस है, इतना तो कंफर्म है, कार्बन पे प्लस नाइट्रोजन पे माइनस, या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? अब इस पे मैंने डाइल्यूट H2SO4 का अटैक करवाया, डाइल्यूट H2SO4। और हो सकता है आप में से मैक्सिमम जनता जानती हो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है पानी का अटैक करवाना। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो थोड़ा सा गाइड करना, इनमें से H किस पर अटैक कराऊं, नाइट्रोजन पे कि कार्बन पे? गलत बोलो, लेकिन जो बोलो जरूर। ठीक है,
OH का अटैक उसके पड़ोस में। कभी टोटोमेरिज्म का नाम सुना हो तो हो गया इसमें 1 2 3 1 2 3, टोटोमेरिज्म हो गया इसके अंदर। क्लियर ना? 1 2 3 ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इससे तुम्हें मिल गया अमाइड, AMIDE। और अगर सेकंड मोलिक्यूल, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हो ना, और सेकंड वाटर मोलिक्यूल आ गया तो यहां से लीव करके तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा एसिड। अगर कभी भी डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी का एडिशन, पानी जोड़ रहे थे लेकिन कंपाउंड हाइड्रोलाइज हुआ, पानी ऐड नहीं हुआ, पानी ऐड होकर कंपाउंड टूट गया, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, अदरवाइज हाइड्रेशन। सिर्फ पानी जुड़ जाता, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। पानी जुड़ने के बाद कंपाउंड ब्रेक हो गया फर्दर, उसको बोल दिया हाइड्रोलाइसिस। ठीक है जी। तो पहले वाटर ऐड हुआ, अमाइड बना, अमाइड बनते ही फिर वाटर ऐड हुआ, दैट इज एसिड। तो CN का COOH में कन्वर्जन, इट इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्कशन आज का खत्म हो रहा है। कल मोस्ट प्रोबेबली हम मैक्सिमम चीजें कर चुके होंगे। फिर डाउट सेशन के लिए हमारे पास RP असाइनमेंट बुकलेट वगैरह सब अवेलेबल है, वो करेंगे। अभी दिखाई तो थी सारी, सब कुछ करेंगे, RPs भी करेंगे, फिर असाइनमेंट करेंगे, और फिर बुकलेट करेंगे। यहां से स्टार्ट हो रहा है शायद। देख लो भी, छेती छेती देख लो। हाँ जी। ये लो जी लास्ट वाली, फर्स्ट चाहिए। हाँ, परसों, परसों क्या लिखा था, क्या पता लगता है? अब परसों तो कैसे पता चलेगा, टीचर के आने का टाइम भी हो गया, टीचर आ ही गए होंगे मुझे लगता है। हैं? जब मैंने कहा था आप लोग सेंड करते नहीं हो, मेरे से सेंड करवाते हो आप लोग। मैंने कहा था रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बना के भेज देना, तब तुम भाव खा गए थे सारे के सारे। हैं?